मोदी सरकार की हालत तो उस बिगड़े नवाब की तरह है कि जो करता कुछ नहीं है, बाप दादा की जमीन बेचता है। या तो विकास कर लीजिए या तो विनाश कर लीजिए। आप एक तरफ जो है नफरत फैलाओगे, माहौल खराब करोगे, और दूसरी तरफ विकास की बात करोगे, साथ साथ नहीं करोगे। योग गुरु थे बाबा रामदेव जी, वो काला धन पे बहुत बोलते थे और खुद ही काला धन दबा गए। अब जब उनसे पूछा गया कि ये भाई ये बताओ, तुमने तो कहा था पेट्रोल और ये वो यूपीए दौर में वो कहा था कि कम हो जाएगा, तो कहने कुछ पकड़ेगा मेरी, कुछ पकड़ेगा मेरी, कुछ पकड़ेगा। लोकसभा में एक भी भाजपा का मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, संसद नहीं है लोकसभा में, और अब राज्यसभा में मिले। अगर इतना ही मुस्लिम महिला की भी बात कर लेते, अगर इतना ही सम्मान था तो न पुरुष मुसलमान को भेजते। अगर मुस्लिम महिला ने आपको वोट किया है मोदी जी, तो आप कम से कम एक मुस्लिम महिला ही राज्यसभा भेज देते। अब सरकार बन गई, अब लोगों ने सोचा कि अब आ रहा है 15 लाख अकाउंट में, अब आ रहा है 15 लाख अकाउंट में, अब आ रहा है 15 लाख अकाउंट में। जब महंगाई की बात करो तो साहब वो कोरोना आ गया, आपदा। अरे भाई, आपदा में अवसर कौन तलाश कर रहा था? तो अवसर कहाँ गया फिर? जब बात आप कर दो कि साहब इतना महंगा, यूक्रेन जंग हो गई, युद्ध, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की? कौन सा देश बना दिया? ये अमृतमय भारत है? ये विश्व में भारत है। कह रहे हैं कि भाई कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ज्यादा सोया है तो वो अन्ना है। ये वो सवाल है जो कोई करता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। मैं पूछता हूँ, ये संबित पात्रा इन बातों का जवाब, मैं उनसे जवाब मांगता हूँ और चैलेंज करता हूँ, मुझसे डिबेट करें आकर के। देखिए, मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और फिर 2019 से फिर हुकूमत बनी और अब 2022 है। ये 8 साल का सफ़र है, जश्न मनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है कि जब महंगाई आसमान पर हो, जब बेरोजगारी से हाहाकार मचा हो, जब आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई हो, जब मुल्क में नफरत का तांडव हो रहा हो, तो हमारे कुछ भाई जश्न मनाने में लगे। ये पहली बार देख रहा हूं कि घर में आग लगी है और लोग आग बुझाने की बजाय जश्न कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये दानव हैं, राक्षस जिनको कहते हैं, ये वो लोग हैं। और मैं देखता हूं कि कुछ भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे लोग वो बड़ा दस्तावेज लेकर के आते हैं, बड़ा कागज़ पत्थर उठा करके आते हैं, ऐसे दबा करके। इतने काबिल होते तो उनको राज्यसभा भेजा जाता, संबित पात्रा जैसे लोगों। लेकिन सरकार को भी पता है, भाजपा को भी पता है, इनको छूट दे रखे कि झूठ बोलो। तो झूठ बोलने वाले बीजेपी के पोडियम पर तो बोल सकते हैं झूठ, खूब बोलो, लेकिन राज्यसभा में जा कर के अगर ये अल्लम गल्लम बकेंगे तो वहाँ तो ऑन रिकॉर्ड मामला होता है, वहाँ तो पूरी दुनिया जो है वो उसको रिकॉर्ड करती है, तो वहाँ तो पोल खुल जाएगी। तो इसलिए इनको बस कहा है कि तुम भाजपा दफ्तर में जाओ, संबित पात्रा जैसे लोगों को, और जा करके यहाँ अल्लम गल्लम झूठ उल्टा सीधा। अब वहाँ कौन देख रहा है दस्तावेज में? अब बता दिया साहब कि वो 10 करोड़ नौकरी मिल गई। अब ना तो मीडिया पूछने वाला है, ठीक है, ना तो भाजपा में कोई पूछने वाला है कि ए भैया कि क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन अगर राज्यसभा में बोल दिया है तो वहाँ तो पकड़ लेंगे। रुको रुको, तो इसलिए इनको राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है ऐसे लोगों को। तो इनको कह दिया गया है कि जाओ और जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, खूब जश्न मनाओ। बड़ी तारीफें ये डींगे मार रहे हैं। अभी एक शो था इंडिया टीवी का, वहाँ भी बड़ी डींगे मार रहे थे। मैं बताना चाहता हूँ कुछ,
कह रहे हैं ना कि बड़ा हमने जो है डेवलपमेंट किया, तो इनका क्या डेवलपमेंट है? खुद इनका जो मैनिफेस्टो है, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया 2014 में, तो 7 अप्रैल 2014 को इनका घोषणा पत्र जारी। उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी ऊपर थी। पहले नंबर पर महंगाई थी, दूसरे नंबर पर रोजगार था, और तीसरे नंबर पर काला धन था। मैं अभी 3 और मेरे पास लिस्ट, मैं पूरी लिस्ट लेकर के आया हूं, पूरा पुथन्ना अभी मैं बताता हूं। देखो 8 साल में महंगाई कहां पहुंच गई बताइए जरा। जो गैस का सिलेंडर 400 मिलता था, आज 1000 के ऊपर हो गया। उज्ज्वला योजना का बड़ा चर्चा है, उज्ज्वला। एक गैस का सिलेंडर दे करके उसको गले में फंदा डाल दिया, जैसे किसी को सपना दिखा करके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फिल्म में हमने देखा था, बताता चलो, एक फिल्म हमने देखा, तो वो ये हुआ, चलो 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 दुबई चलो घूमने, दुबई चलो। अब सब जहाज़ में बैठ गए, ठीक है, और अपना वो नाव, वो जहाज़ चल पड़ा पानी का, और जा करके और दूसरे मुंबई के दूसरे छोर पे उतार दिया, जहाँ रेत था, कुछ नहीं था। कहा उतरो दुबई आ गया। अब वहाँ लोग दुबई, बड़ा खुश कि दुबई आ गया। वहाँ पे जब पूछा तो कहा, रे भाई ये दुबई, खजूर का पेड़ तो नज़र नहीं आ रहा है। कहा दुबई? कहाँ दुबई? अरे कहा, अरे लोग दुबई आए हैं। कहा दिन में सपने देख रहे हो क्या? ये दुबई है, उल्लू के पट्टे, ये तो मुंबई है। तो इस तरीके से ये सरकार जो है, ये इस छोर से उस छोर कर रही है। अब कह रही बड़ा डेवलपमेंट है, तो क्या किया कि गैस सिलेंडर अब दे दिया, और गैस सिलेंडर कीमत क्या कर दी? 1000 रुपया। अभी योगी सरकार ने यूपी में एक पैमाना बनाया कि किसको मुफ्त अनाज दिया जाएगा और किसको राशन कार्ड दिया जाएगा। कहा जो बिल्कुल नंगा हो, तन पे कपड़ा भी न हो, जिस्म पर कपड़ा भी न हो, उसको मिलेगा। अब यहाँ तो आदमी नंगा हो जाए पूरा, है? राशन कार्ड बनवाने अगर जाना है तो नंगा हो जाए पूरा। जब वो नंगा हो जाएगा तब उनको लगेगा कि हाँ भाई ये नंगा बूचा है, इसको राशन कार्ड जारी करो। अब बताओ कौन आदमी नंगा हो जाएगा भाई? है? तो ये श्रेणी बनाई है इसलिए कि देना ना पड़े कुछ। कैसे करें अब? क्योंकि वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिया, 14 में फिर 2024 में फिर वोट लेना है, तो एक पैमाना बना दिया बेवकूफ़ बनाने का, जाल बिछा दिया, डुग्गी पिटवा दी। तो अब गैस कैसे भरवाई जाए 1000 रुपये की? ठीक है। अब आइए तेल पर। जब कच्चे तेल की कीमत यूपीए के दौर में 124-125 डॉलर प्रति बैरल थी, तो उस वक्त भी पेट्रोल की कीमत 70 रुपये थी और डीजल की कीमत 56 रुपये। इसी के आसपास, इसको पैमाना न बनाया जाए, इसी के आसपास, क्योंकि हिंदुस्तान में मुंबई का अलग रेट हो जाता है, दिल्ली का अलग हो जाता है, यूपी का अलग हो जाता है, अलग अलग एक स्टेट अपने अपने तौर पे टैक्स या जो भी है, तो लेकिन इसी के आसपास था। आज जब 120 रुपये प्रति बैरल हो गया अभी, लेकिन इससे पहले बहुत लूट हुई है, माफ़ कीजिएगा, इससे पहले बहुत लूट हुई है कि जब 35-40 रुपये मोदी की हुकूमत में प्रति बैरल डॉलर, 35-40 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था, तब 80 रुपये में पेट्रोल बेचा गया। ऐसे ही थोड़ी अडानी अंबानी जो है वो धन्ना सेठ हो गए। कहाँ से दौलत आ गई इनके पास? कहाँ से ये 400-500 करोड़ प्रतिदिन कमा रहे हैं? 400-500 करोड़ प्रतिदिन ये कमा रहे हैं। कहाँ से कमा रहे हैं? किसका खून चूस रहे हैं भाई? हमारा ही तो चूस रहे हैं। तो उस वक्त, आज जब 120 रुपये, 125 रुपये कच्चा तेल, 125 रुपये डॉलर प्रति बैरल है, तो तेल कीमत क्या है? पेट्रोल की 100 रुपये, 110 रुपये। तो ये महंगाई, आप
सीएनजी देख लीजिए, सीएनजी जो 35 में थी आज 80 में हो गई। अब ऑटो वाले आप जाइए, देखिए फर्क पड़ता है। जो 75 रुपये ऑटो वाला लेता था लक्ष्मीनगर से कनाट प्लेस का, वो 150 रुपया मांग रहा है। और वो साफ साफ कह देता है कि भाई 35 रुपये में सीएनजी थी, सीएनजी अब 80 रुपये में हो गई। भाई साहब आप बताइए। तो भाई साहब क्या बताएं। अब मैं उससे कहता हूँ भाई मोदी जी से पूछो, कह रहे आप पूछिए, मुझे तो पैसा दे दीजिए, मुझे सीएनजी भरवानी है। तो सीएनजी की कीमत देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब महंगाई इनका पहला एजेंडा था। तो कहाँ महंगाई 8 साल पहुंची, कोई बात कर रहा है, जवाब देगा कोई बोलेगा, संबित पात्र बोलेंगे इस पे। जब महंगाई की बात करो तो साहब वो कोरोना आ गया, आपदा। अरे भाई आपदा में अवसर कौन तलाश कर रहा था? तो अवसर कहाँ गया फिर? जब बात आप कर दो कि साहब इतना महंगा, यूक्रेन जंग हो गई, युद्ध, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की? भाई ये सारी चीज़ों की पहले से भी तैयारी होती है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। एक बनाया जाता है ना, पॉलिसी तो बड़ी बनवा रहे हो, जीवन बीमा, ये बीमा, वो बीमा, और ऐसा कोई वो नहीं बनाया, नंगे बूचे हो गए। तो महंगाई। अब आइए बेरोजगारी पर। इन्होंने कहा रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब हालत ये हो गई कि 45 साल में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं है 6.7 या आसपास, तो इस मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कहाँ गया रोजगार? अच्छा रोजगार कैसे देंगे? हर चीज तो बंद किए दे रहे हैं, हर चीज तो बंद किए दे रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से देंगे? मैं उस पर आऊंगा। तो बेरोजगारी की वजह से आज देख लीजिए आपकी हालत क्या है। नौजवानों की खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। तो बेरोजगारी पर विफल हो गई है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल ही साफ बात हो गई है। तो अब नौजवानों क्या कर रहे हैं कि नफरत वाले मामले में ढकेल रहे हैं, उनको काम पे लगा दिया, किसी को गौ रक्षक बना दिया, किसी को हिंदू रक्षक बना दिया, किसी को विष्णु रक्षक बना दिया, किसी को शिव रक्षक बना दिया, किसी को कृष्ण रक्षक बना दिया, किसी को राम रक्षक बना दिया। ये सब बना रहे हैं। अरे भगवान राम को किसी रक्षक की जरूरत है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये डाइवर्ट करने की बात है, क्योंकि रोजगार तो है नहीं। अब आइए, मैं जल्दी जल्दी करता हूं। अब आइए काला धन। कहा कि साहब काला धन लाएंगे और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, 15-15 लाख रुपया। अच्छा ये जब ऐलान कर दिया गया तो एक तो लोगों ने वोट भी दिया और खूब दुकान से सामान भी खरीदे, परचून की दुकान से, दे दो पैसा आने वाला है। अच्छा जो दे रहा है वो भी समझ रहा है कहीं से, वो ये नहीं समझ रहा है कि वो जो मोदी ने कहा है दे दो पैसा मेरा आने वाला है, सोच रहा होगा कहीं तो वही लोग होंगे सऊदी में भेजेंगे तो मिल जाएगा पैसा, बनिया दे ही देते हैं जो जान पहचान होती है। अच्छा दे दिया, अब खूब जम के खाया गया, अपना लाखों रुपया का कर्ज हो गया। अब सरकार बन गई, अब लोगों ने सोचा कि अब आ रहा है 15 लाख अकाउंट में, अब आ रहा है 15 लाख अकाउंट में, अब आ रहा है 15 लाख अकाउंट में। अब वो आ ही नहीं रहा है। अब वो बनिया कह रहा भैया पैसा हमारा, कह रहे अभी तक आए ही नहीं। कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है? अरे कहा मोदी जी भेज रहे हैं। कहा तुमसे कहा है क्या? अरे कहा सबसे कहा है, तुमसे नहीं कहा क्या? सुना नहीं टीवी पे कि 15 लाख देंगे। अब वो बनिया ने सर पकड़ लिया, कहा यार तुम भी उल्लू बन गए। अरे वो जुमला था, तुमने अमित शाह को नहीं सुना? वो जुमला था भाई, अब हमारे पैसे दे दो। अब वो पैसा कहाँ दे? अब वो गांव छोड़ रहा है, वो पीछे दौड़ा रहा है कि पैसा लाओ, कह रहा है कहाँ से लाओ, ये सब चल रहा है। तो काला धन नहीं आया, टाई टाई फिश हो गया। जो हमारे योग गुरु थे बाबा रामदेव जी, वो काला धन पे बहुत बोलते थे, अब खुद ही काला धन दबा के बैठ गए। अब योगा होगा उनका नहीं चल रहा है। अब कहीं सरसों का तेल बेच रहे हैं, तो कहीं टूथपेस्ट बेच रहे हैं, कहीं घानी का तेल बेच रहे हैं,
ये सबक कर रहे हैं। योग वो खत्म हो गया, बिजनेसमैन हो गए, बनिया हो गए। 50,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, जो 5,000 करोड़ कहाँ से हो गया? 50,000 का टर्नओवर। उल्टा सीधा नकली माल जो भी सब बेचे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चुप है, तारीफ करते हैं। वाह मोदी जी, वाह क्या सरकार चला रहे हैं। अब जब उनसे पूछा गया कि ये भाई ये बताओ, तुमने तो कहा था पेट्रोल और ये वो यूपीए दौर में वो कहा था कि कम हो जाएगा, तो कह रहे हैं पूछ पकड़ेगा मेरी, पूछ पकड़ेगा मेरी, पूछ पकड़ेगा। अरे मतलब सवाल भी तुमसे ना किया जाए, कुछ भी बोल जाओगे। तो काला धन देख लीजिए आप, अन्ना हजारे गायब हो गए, सीन से गायब हो गए। कहाँ चले गए आंदोलन चलाने वाले अन्ना? कह रहे हैं कि भाई कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ज्यादा सोया है तो वो अन्ना है। कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा? तो और भी बहुत सारी चीजें। इन्होंने कहा कि हम रुपया, मोदी जी ने कहा था ना, तकरीर वीडियो चल रहा है उनका, रुपया गिरे देश गिरता है। आज रुपया कहाँ पहुंच गया? क्या है रुपए की कीमत? कितना गिर गया डॉलर के मुकाबले? अब तकरीर नहीं कर रहे मोदी जी के, बताएं कि रुपया गिरने से देश का क्या हासिल होता है। जीडीपी की बात कर लीजिए। जब 1% जीडीपी कम होती है तो जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं, उनका कहना यह है कि 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है देश का। जब यूपीए सरकार 2014 में यूपीए सरकार हटी और उस वक्त मोदी सरकार आई तो मुल्क की जो जीडीपी थी वो 7 थी, 8 पॉइंट समथिंग। आज कहाँ है? कहाँ है हमारे मुल्क की जीडीपी? कोई बात करेगा? संबित पात्रा जवाब देंगे इसका? अब कितना भारी नुकसान हुआ बताएंगे क्या वो? और जैसे ही पूछोगे कहेंगे कोरोना आ गया। तो नोटबंदी क्यों की थी? नोटबंदी से कितना बड़ा नुकसान हुआ वो नहीं बताया। आपने जीएसटी जो लागू कर दी बगैर सोचे समझे, 150 से 2 अमेंडमेंट किए करने के बाद, तो पहले क्यों आपने नहीं ठीक से बनाया? बार बार हर रोज कहीं धरना हुआ फिर बदल दिया, कहीं आवाज उठी फिर बदल दिया, बगैर सोचे समझे लागू कर दिया। 4-5 लोगों को सामने रखा कि इनका बस फायदा होता रहे और जाए चूल्हे भाड़ में, आपने बना दिया। उसको नहीं मानते हैं कि उसकी वजह से कोरोना आ गया। अब क्या कहते हैं कि यूक्रेन आ गया। बेवकूफ बना रहे हो, सब जाहिल बैठे हैं। और आप देखिए, आपने कहा कि किसान की आय दोगुनी की जाएगी। आप बताइए क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? कहां हुई किसानों की आय दोगुनी? और अगर हुई है तो क्यों धरना प्रदर्शन चल रहा है? आप तो किसानों की जमीन छीनने पे आ गए, मंडी बंद करने के उस पे आ गए। और किसानों ने जब आंदोलन किया तो घुटने टेक दिए, घुटने टेकने पड़ गए। वरना तो आप तो बेचने पर आमादा हो गए, खेती बेच देते, जमीन। मोदी सरकार की हालत तो उस बिगड़े नवाब की तरह है कि जो करता कुछ नहीं है, बाप दादा की जमीन बेचता है और कार पे घूमता है और कहता है साहब मैं तो बहुत बड़ा जमींदार हूं। लेकिन भाई जमीन की भी तो एक हद है ना, उसके बाद क्या बेचोगे? ऐसे मैंने बहुत नवाब देखे हैं जो जमीन बेच करके कार पे चलते थे, और माफ कीजिएगा आज साइकिल भी उनके पास नहीं है। अभी जा करके अपने आसपास पता कर लेना, ऐसी मिसालें मौजूद हैं, और ना हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है? तो जा करके पता कर लीजिए। वो हालत हमारे देश की होने जा रही है। डिफेंस चला गया, रेलवे जा रही है, एयर इंडिया चली गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गया, LIC जा रही है, और न जाने क्या क्या जा रहा है। आप देख लीजिए क्या है ये, कौन सा डेवलपमेंट है? आप बताइए। हमारा देश विकासशील था, विकासशील की श्रेणी में हमारा देश था, लेकिन आज विश्व बैंक ने
उस श्रेणी से हटा दिया हमारे देश को, कौन जिम्मेदार? कहाँ हम पहुंच गए, हमारा देश कहाँ पहुंच गया, कोई बताएगा? बात करते हैं, जश्न मना रहे हैं 8 साल का, कैसा जश्न मनाया जा रहा है? शर्म आनी चाहिए। कहाँ है संबित पात्रा? जवाब दे मेरी बातों का, मैं उनसे सवाल करता हूं। और आ जाइए, मेरे पास तो चीजों का पुतन्ना रखा हुआ है, आइए मैं बताता हूं। आप बताइए। कह रहे हैं स्पोर्ट्स की बात की, इन्हीं के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स, युवा को जो है स्पोर्ट्स में मदद की जाएगी। आप बताइए कौन सी सुविधा दी गई इनको स्पोर्ट्स में? कहाँ स्टेडियम जगह जगह बने हुए हैं? कहाँ लड़कों को, खिलाड़ियों को वो दिया जाता है? आए दिन रिपोर्ट आती है कि कोई सुविधा नहीं है। 8 साल में क्या बना दिया आपने, बताइए ज़रा। कितने स्टेडियम बनाए आपने? एक लिस्ट दीजिए हमें कि इतने स्टेडियम हमने बनाए, नौजवानों पे इतना खर्चा किया गया, दीजिए हमें। सिर्फ फोन पर बात कर लेना, जो टीम जीत जाती है उस पर मोदी जी बात करते हैं, हेलो हाँ भाइयों बहनों। अरे इससे क्या होता है? बेवकूफ़ बना रहे हो देश को। और आइए, आपने कहा था कि आर्थिक पुनरुत्थान किया जाएगा। पुनरुत्थान कहाँ हुआ? आर्थिक मामलों में हम कहाँ पहुंच गए? कहाँ है हमारा देश? और आ जाइए, विदेशी निवेश। हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले थे वो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, विदेश से तो छोड़ दीजिए। हालत देखिए, अभी फोर्ड कंपनी जो है अमेरिका की, वो भी यहां से चली गई कि हम यहां काम नहीं करेंगे। और कौन करेगा अगर यहां आग लगाई जाएगी? देखिए, एक साथ दो चीजें नहीं चल सकती, या तो विकास कर लीजिए या तो विनाश कर लीजिए। आप एक तरफ जो है नफरत फैलाओगे, माहौल खराब करोगे, और दूसरी तरफ विकास की बात करोगे, साथ साथ नहीं चलेंगे। देश विनाश की तरफ जा रहा है और इसलिए विकास कहीं खो गया है। मैं बात करूंगा अभी उद्योग धंधे, आप देख लीजिए, सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। क्या आधुनिक बनाया गया? आपने कहा अपने मैनिफेस्टो में कि सरकार जो है वो खुली जवाबदेही उसकी होगी सरकार की। कहाँ है लोकपाल? कहाँ गया लोकपाल? कोई जानता है? भारत में किसी से पूछ लो हिंदुस्तान में कि भाई लोकपाल नाम की कोई चिड़िया है? कहाँ है जवाबदेही? क्या अमेरिका और इजराइल के जवाबदेही हैं? क्या जिन्होंने चुन करके भेजा वो? कहाँ है लोकपाल? कोई बताएगा? हाँ, लोकपाल गायब है, जवाबदेही कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, कोई अदालत नहीं। आपने कहा महिलाओं की भागीदारी करेंगे, बड़ा अच्छा लगा सबको, महिलाओं का सम्मान। ट्रिपल तलाक करके मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को बहुत साबुत वोट दे रही हैं, हमने ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अच्छा जी, अभी राज्यसभा की सीटें गईं, 20-22 सीटों का ऐलान किया गया राज्यसभा की। आप बताइए एक भी उसमें महिला गई? एक भी महिला गई? मुस्लिम महिला तो छोड़ दीजिए, अगर इतना ही मुस्लिम महिला की भी बात कर लेते, अगर इतना ही सम्मान था तो न पुरुष मुसलमान को भेजते। अगर मुस्लिम महिला ने आपको वोट किया है मोदी जी, तो आप कम से कम एक मुस्लिम महिला ही राज्यसभा भेज देते। वहां सम्मान नहीं दिखाई देता। कौन सी बराबरी की बात कर रहे हैं? कौन सा सम्मान दिया जा रहा है? हवा में बातें हो रही हैं, हवा में बातें हो रही। मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, 7 अप्रैल 2014 में जो इन्होंने किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राज्यसभा में आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लोकसभा में एक भी भाजपा का मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, संसद नहीं है लोकसभा में, और अब राज्यसभा में मिले। 3 राज्यसभा मेंबर थे, MJ अकबर, मुख्तार अब्बास नकवी और जफर इस्लाम। तीनों की गई और एक भी नहीं बनाया 20 में से। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं।
कौन सा सबका साथ, कौन सा सबका विकास है? हाँ? आप बताइए, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे, हाहाकार मच रहा है। आप बारिश के पानी, बरसात के पानी का जो संरक्षण पूरी दुनिया में किया जा रहा है, आपने क्या काम किया उसके लिए? अगर बारिश हो जाए तो सैलाब आ जाता है बिहार में, हाँ? सैलाब आ जाता है यूपी में, उसको संरक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था की आपने कि पानी को टर्न कर लिया जाए, बचा लिया जाए, महफूज कर लिया जाए, ताकि बाद में सिंचाई के काम में आ जाए, बाद में पीने के काम में आ जाए? क्या कोई ऐसी योजना बनाई आपने? और आ जाइए, आपने कहा कि हम हिमालय की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। आप बताइए क्या आपने काम किए हिमालय की सुरक्षा के लिए? ये वो सवाल है जो कोई करता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। मैं पूछता हूँ, मैं MIM की तरफ से, MIM का तर्जुमान डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि बताओ हिमालय के लिए तुमने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं गंगा पर सवाल करता हूँ, गंगा माता मेरी भी हैं, जमुना जी मेरी भी हैं। बताइए गंगा की स्वच्छता के लिए क्या किया? क्या बनी अविरल गंगा? साफ हुई जमुना? जाकर के दिल्ली में देख लीजिए, बदबू आती, उधर से आप निकल नहीं सकते, नाले से भी ज्यादा बदतर हालत है। बात करते हो, और यहां से पार्लियामेंट कितनी दूर है, PM का घर कितनी दूर है, और बहुत मुमकिन है कि जो जमुना की बदबू है वो PM के आवास तक पहुंचती हो, लेकिन नाक बंद करके निकल जाते होंगे। कम से कम जो आध्यात्मिक हमारे धरोहर है गंगा जमुना, उसी पे काम कर लेते मोदी जी। उस पर भी काम नहीं किया, उस पर भी काम नहीं किया। और आ जाइए, आपने कहा 370 हमने हटा दी, आपका वादा था, आपने हटा दिया, लेकिन 370 हटाने की वजह क्या थी? आपने कहा कि आतंकवाद। तो क्या कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ? क्या आप आतंकवादियों को रोक पाए? पुलवामा में लोग मार दिए जाते हैं और आज तक पता न चला कि कौन लोग हैं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं। आपने कहा कि अमृतमय भारत होगा, वादा था अमृतमय भारत का, और बना दिया विषमय भारत का। विष फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो पूरे देश में। अमृतमय कीजिए ताकि हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे। ये कौन सा देश बना दिया कि मुसलमान हिंदुओं के इलाके में जा रहा है तो डरा सहमा है, हिंदू मुस्लिम इलाके में जा रहा है डरा सहमा है। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान न खरीदो, वो कह रहा है मुसलमानों की दुकान से सामान न खरीदो। कौन सा देश बना दिया? ये अमृतमय भारत है, ये विश्वमय भारत है। मैं ये बात कहने के लिए आया हूं। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आपने अपने ही मैनिफेस्टो में 2014 के आपने कहा था कि हमारा धर्म ग्रंथ जो होगा वो संविधान होगा, भारत का संविधान जो है वो हमारा धर्म ग्रंथ होगा। आज संविधान की कौन धज्जी उड़ा रहा है? क्या कोई अपने धर्म ग्रंथ की इतनी तौहीन करता है? आप रामायण की बात कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप गीता की बात कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आपने जिसको धर्म ग्रंथ कहा था कि सर्वोपरि संविधान, उसकी आप धज्जी उड़ा रहे हैं। संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान ने ही ये कहा कि देश में अब वर्शिप एक्ट 91 लागू होगा। अयोध्या के अलावा अब किसी चीज, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप छेड़ रहे हैं मामले को, ज्ञानवापी को छेड़ रहे हैं, आप छेड़ रहे हैं मथुरा को। आप देखिए, मैं दो एक बार और, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है 2020 की। हर रोज औसतन 80 कत्ल हो रहे हैं, 80 मर्डर हो रहे हैं हर रोज, और 77 माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है हर रोज। ये मेरे पास दस्तावेज मौजूद है, जिसको जाना हो देख ले। NCRB की रिपोर्ट
और आपको पता है ये 2020 की रिपोर्ट है, क्योंकि 8 साल का हिसाब हो रहा है, मैं 1 साल की रिपोर्ट दे रहा हूँ। 2020 में सिर्फ 29,193 लोगों का कत्ल किया गया। और आ जाइए, और सबसे ज्यादा उसमें उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर। 2020 की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको कि 28,046 माँ बहनों का रेप किया गया, और इसमें राजस्थान पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। मैं 2-1 बातें और कहना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा था कि 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, बताइए कहाँ है स्मार्ट शहर? एक भी स्मार्ट शहर हमें दिखा दीजिए 8 साल में पूरे हिंदुस्तान में जहां बनकर तैयार हुआ, वो जो मिसाल कायम कर दिया। आपने कहा हम गांव गोद लेंगे, पीएम मोदी ने खुद अपना गांव गोद लिया था, बताइए उसकी चर्चा है कहीं? कहाँ है पीएम मोदी का वो गांव जिसको गोद लिया था? किस सूरत हाल में है, किस हालत में है? क्या वो नमूना बन सका पूरे हिंदुस्तान के लिए? नहीं बन सका। अगर बना है तो दिखाइए, उसको दिखाया जाना चाहिए। मेरे पास सवाल हैं, मेरे पास सवाल ये हैं जो आज मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मैं उस पर आता हूँ। और आखिरी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ। आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की, लेकिन आप बताइए, मैं दस्तावेज लेकर के आया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैनिफेस्टो है भाजपा का, भाजपा का मैनिफेस्टो है जो 7 अप्रैल 2014 में भाजपा ने जारी किया था। उसमें क्या कहा था मैं बताना चाहता हूँ। उसमें कहा था, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अल्पसंख्यक का एक बड़ा समूह, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, लगातार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आधुनिक भारत समान अवसर वाला होना चाहिए। भाजपा ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के विकास में सभी समुदाय की समान भागीदारी होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अगर कोई समुदाय पीछे छूट गया तो भारत प्रगति नहीं कर सकता। हम करेंगे। और इसके साथ ही ये कहा गया था कि राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। आप बताइए आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मोदी सरकार आने के बाद वादा तो ये किया गया था कि सबको समान बनाया जाएगा, उनको लिंच किया जा रहा है, उनको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको दोयम दर्जे का बी कैटेगरी का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, मदरसों पर हमले किए जा रहे हैं, मदरसों को बंद करने की बात की जा रही है। आप बताइए, ये आपका मैनिफेस्टो है, आपका मैनिफेस्टो है। आपने क्या काम किया? क्या काम किया आपने? क्या काम हो रहा है? आप क्या दुनिया को जवाब देंगे? जो आपने वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। और आखिरी बात, आप देखिए कि राम मंदिर की बात हो रही है, राम मंदिर की तामीर हो, भव्य राम मंदिर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने मान लिया है, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये तारीख बताएगी कि सच्चाई क्या है। लेकिन अभी हम मान रहे हैं हम। लेकिन आप बताइए कि क्या किसी एक धर्म को, जिसकी आप शपथ लेते हो, जब आप मुख्यमंत्री बनते हो, आप प्रधानमंत्री बनते हो, तो आप एक शपथ लेते हो। शपथ में क्या है? ये हमारा देश क्या है? हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी खास धर्म की आप जो है वो सेवा नहीं करेंगे। आप बताइए, हिंदू अपीजमेंट नहीं हो रहा है? आप एक सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म की जो है, आप बार बार उसकी तरफ झुकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले पीएम जाते हैं शिलान्यास करने, फिर गर्भगृह में वो अयोध्या में जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर सीएम जाते हैं वहाँ पे करने, योगी आदित्यनाथ जी। मैं बताता हूँ, देखिए क्या कहता है भारतीय पंथ निरपेक्षता की जो खुसूसियत है, उसमें मैं बता देता हूँ और बात ख़त्म करता हूँ। और बहुत सारी बातें जो मैं कह सकता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 14 में के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है। कोई धर्म, आप हिंदू धर्म घोषित कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? और ना ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है, क्यों किया जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हो कि हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान
वो हमारा धर्म ग्रंथ है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हो। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाई गई। सबसे ज्यादा भेदभाव कौन कर रहा है? मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात की जाती है, एक खास तबके को टारगेट किया जाता है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। इसके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है। आप बताइए, उनके अधिकारों का आप हनन नहीं कर रहे हो। ये मेरे पास संविधान मौजूद है, भारतीय संविधान की कॉपी लेकर के आया हूँ। बहुत सारी बातें हैं, तो आप बताइए क्या इसका कोई जवाब है? दे संबित पात्रा इन बातों का जवाब। मैं उनसे जवाब मांगता हूँ और चैलेंज करता हूँ, मुझसे डिबेट करें आकर के, मुझसे डिबेट करें आकर के कि कितना भारत जो है विकासशील बना है। मैं उनको जवाब दूंगा। बहुत सारी बातें और दुनिया देख रही है। मैंने अभी एक बात कही है कि यह सरकार, मोदी सरकार मीडिया वेंटिलेटर पर है, मीडिया वेंटिलेटर पर है। और जिस दिन ये मीडिया वेंटिलेटर हटा, इसकी हालत श्रीलंका से भी ज़्यादा तबाहकुन हो जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूँ और यहीं पे अपनी बात खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत।